नॉर्मल आदमी को पता चल जाए काफ़ी होती है। तो कैंसर जिसके बारे में सुनते हैं कि उसको कैंसर हो गया, फटाक से सुनने वाले की भी एकदम से रूह सी कांपने लग जाती है। डेफिनेटली नाम ही ऐसा है। और कई लोग तो कैंसर के नाम से ही मरने लग जाते हैं। भले उसका इलाज हो जाए, 2 साल 3 साल 5 साल का उसका अगर ड्यूरेशन भी हो, तो भी आदमी डेली तिल तिल के मरता है। और कैंसर हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। अभी जस्ट मैंने आंकड़ा देखा, पिछले 1 साल में 324% इंक्रीमेंट हुआ है कैंसर के पेशेंट्स में हमारे देश में। 300% से ज्यादा तो हिलाने के लिए काफी है। मैं भी उसको देख के एकदम से हिल गया कि यार 300%, ओह, इट्स रियली शॉकिंग न्यूज। एक कारण ये भी है कि लोगों को पता नहीं है, या पहले लोगों को शायद पता नहीं चलता था। आजकल डॉक्टरी सुविधाएं हैं, टेस्ट की सुविधाएं भी हैं, और छोटी छोटी जगह पर डॉक्टर पहुंच गए तो जल्दी से पता चल जाता है। हो सकता है पहले भी होता हो, लेकिन डेफिनेटली इतना तो नहीं था। पिछले 10, 20, 30 सालों में ही ये कैंसर बढ़ा है। आप लोग देखते होंगे अपने घर में, पड़ोस में, कॉलोनियों में, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको हो गया। तो डेफिनेटली कैंसर बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो एक रास्ता तो ये है कि ठीक है बढ़ रहा है, साहब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। कैंसर है साहब, तो बीमारी है, बीमारी तो बढ़ रही है। हम में से ज्यादातर लोग इस मोड में रहते हैं। और ये केवल आपकी बात नहीं है, हमारी बात नहीं है। ये मेडिकल प्रोफेशन के जो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग भी इसके लिए जितने सजग होने चाहिए, या प्रोएक्टिव का मतलब जानते होंगे आप, एडवांस में ही एक्शन लेना, बचाव के तरीके अपनाना, उन चीजों के लिए हम लोग सजग नहीं हैं। अभी एक बहुत ही दुखद घटना घटी है 28 तारीख को। हमारे राजस्थान के सबसे पुराने, सबसे फेमस, सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीस मारू, शायद नाम सुना होगा। लगभग 51-52 साल की उम्र में, 68 का बर्थ था उनका, हमारे सीनियर हुआ करते थे। 68 का बर्थ था। पिछले लगभग 1.5 साल से वो कैंसर से सफर कर रहे थे, और 28 तारीख को वो शरीर छोड़ के चले गए। तो कैंसर के रोगियों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरी उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। लेकिन ये चीज कहीं हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। यानी कैंसर के लिए कोई इम्यून नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जब जो दिन रात कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहा है उसको हो सकता है, तो डेफिनेटली किसी को भी हो सकता है। मेरे लिए भी, जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो ही बोले कि यार डागुर, वो एम्स के साइकेट्रिस्ट हैं, तो डागुर यार देख, थोड़ा बहुत फर्क तो आता है। जिन बीमारियों का हम इलाज करते हैं उनका फर्क थोड़ा बहुत तो आता है। मैंने कहा कैसे? कि यार देख, हम साइकेट्रिस्ट हैं और हम टेंशन डिप्रेशन के मरीजों के बीच में रहते हैं। आजकल पागल वागल तो ज़्यादा होते नहीं हैं, तो टेंशन डिप्रेशन के बीच में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत टेंशन डिप्रेशन तो आता है। मैंने कहा यार इसको मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ। कि कैसे? एक तो ये चीज़ होगी, हमने मान लिया भाई ठीक है यार, हम साइकेट्रिस्ट हैं, दिन भर टेंशन डिप्रेशन, रोने धोने वाले, सुसाइडल इस टाइप के लोगों के बीच रहेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे टेंशन डिप्रेशन आएगा। तो ये तो हो गया हमारा सरेंडर का तरीका। हमने घुटने टेक दिए, भाई अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं इसको अलग तरीके से लेता हूँ, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। कि कैसे? मैं देखता हूँ कि किसी के अंदर भी टेंशन आया तो क्यों आया, डिप्रेशन आया तो क्यों आया, डिस्टर्ब हुआ तो क्यों हुआ, नशेड़ी बना तो क्यों बना। मैं उसकी रूट तक जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कहीं ये चीज़ मेरे अंदर भी तो नहीं है, या मेरे अंदर भी इसकी कोई संभावना तो नहीं है। मैं जाके अपने खुद के दिमाग के अंदर देखता हूँ कि हाँ यार, ये थॉट पैटर्न मेरे अंदर भी है, ये आदत मेरी भी है, तो मैं उसको फटाक से ठीक करता हूँ एट द अर्लीस्ट। तो उसने कहा हाँ यार डागो, ये सही बात बोली। मैंने डेफिनेटली हम तो अपने आप को ज़्यादा इम्यून कर सकते हैं इन बीमारियों के लिए। क्यों? क्योंकि हमको बीमारियों के कारण पता है।
अभी हमारा सबसे ज्यादा नुकसान वही बीमारी करती हैं जिनके बारे में हमको कुछ नहीं पता होता। अभी कोरोना वायरस का बड़ा एक टेरर चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, सब डरे हुए हैं क्योंकि पता ही नहीं उसका इलाज क्या है, कैसे होती है, कब होती है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं पता। तो कैंसर के बारे में मेरे को नहीं लगता आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज हो। मैं सिंपल से सिंपल जनरल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करूंगा, जितना आप समझ पाए। 1% भी समझे तो काफी रहेगा। तो बढ़ते हुए कैंसर के पीछे कारण क्या है? मेरे फ्रेंड है, दूसरे ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनसे मैंने डिस्कस किया सुबह सुबह ही, उनके इसके पीछे क्या रीजन है, एक बार ढूंढो यार। तो 3 मुख्य कारण हैं, 3 सबसे बड़े कारण हैं इसके। फर्स्ट इज जेनेटिक्स, लेकिन जेनेटिक्स का रोल लगभग 5 से लेकर 20% रोल है। जेनेटिक्स से हमारा जीन, यानी हमारा जीन जो हमको माँ बाप से मिला है, और जीन में लगातार कुछ न कुछ बदलाव होता जा रहा है। देखा होगा हम 3 लाख साल पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे, फिर हम इंसान बन गए, तो जीन हमारा बदल रहा है। तो जीन में कुछ ऐसी गड़बड़ होने लगी है कि जिसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। इसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, करना चाहे तो इसमें भी किया जा सकता है 2-4%। तो जीन का रोल 5 to 20% है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टाइप के कैंसरों में अलग अलग परसेंटेज का रोल है इसमें। सेकेंड इज एनवायरमेंट, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है उसके लिए अकेला जीन ही पर्याप्त नहीं है, अकेला एनवायरमेंट ही पर्याप्त नहीं है। दारू अगर हमारे यहाँ रखी है तो हमको बीमार थोड़ी करेगी वो, सुना होगा। दारू अगर यहाँ रखी है तो नशा थोड़ी करेगी हमको, जब तक हम उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो बीमारी के बहुत सारे कारण हैं। जो आ रहा है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। जिन में हम कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन लाइफ स्टाइल में हम बहुत बदलाव कर सकते हैं। और लाइफ स्टाइल हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एनवायरनमेंट के अगर बारे में हम बात करें तो एनवायरनमेंट हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी बाहर का एनवायरनमेंट तो उनके लिए भी वैसा ही है, जो 100 साल जी रहे हैं उनको कैंसर नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीन का और एनवायरनमेंट का कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है। आप समझ पाएंगे थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो शायद नहीं हो आपके लिए। यानी हमारा जीन और वातावरण की चीजें हमारे शरीर में जब जाती हैं तो आपस में उनका कुछ न कुछ इंटरेक्शन तो होता होगा। तो इसका इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारा खान पान, अभी हमारे देश में हम देखते हैं कि 30 साल पहले हमारे गांव में कोई ज्यादा से ज्यादा 1-8 जना शराब पिया करता था। अब गांव में हम देख रहे हैं कि शायद 20% लोग ही ऐसे होंगे जो शराब नहीं पी रहे हैं। पहले हुक्का केवल बुजुर्ग लोग पिया करते थे, बीड़ी, हुक्का, सिगरेट। अब हम देख रहे हैं कि लगभग 15 साल के बच्चे भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, और यही नहीं, ये तो लीगल सब्सटेंसेज हैं, इलीगल सब्सटेंसेज जैसे चरस, गांजा, भांग, स्मैक, हेरोइन, अफीम भी लेने लगे हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है? टॉक्सिन्स। अगर देखा जाए तो निकोटीन एक बहुत अच्छी दवाई है, कैनाबिस एक बहुत अच्छी दवाई है, एल्कोहल भी एक बहुत अच्छी दवाई है। हमारी सभी आयुर्वेद की दवाइयों में कुछ न कुछ एल्कोहल का परसेंटेज होता है। तो ये दवाई के रूप में एकदम परफेक्ट है, लेकिन जैसे पैरासीटामोल की दवाई 500 mg तक ही असर करेगी। 500 से ऊपर जाओगे तो लिखा हुआ है इट कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी आपके लिवर को डैमेज कर सकती है। 500 mg से ऊपर अगर आप जाते हो तो रिस्क है, यानी आप सुपरविजन के अंडर ही लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। निकोटीन हमारे देश में कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट, न कि निकोटीन। निकोटीन जानते हो सब लोग? निकोटीन जानते हो? कुछ लोग लेते भी होंगे, 5-10% लोग तो शायद लेते होंगे। तो निकोटीन इज वेरी गुड। निकोटीन जो केमिकल है या जो सब्सटेंस है वो बहुत अच्छी चीज है। क्या करती है वो हमको रिलैक्स करती है, हमको कंफर्टेबल करती है, हमको एक्साइट करती है, हमारी नींद भगाती है, हमको हमारे मूड को फ्रेश करती है, हमारा सिरदर्द ठीक करती है। कौन सी चीज? निकोटीन।
तो निकोटीन कौन लोग ज्यादा ले रहे हैं? जिनका मूड फ्रेश नहीं है, जिनको सिर दर्द है, जिनको टेंशन है, जिनका मूड खराब है, जो एक्टिव होना चाहते हैं, जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जिनको सुस्ती रहती है, जिनको आलस रहता है, जो अपसेट जल्दी हो जाते हैं, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, वही लोग ले रहे हैं या कोई नॉर्मल आदमी भी लेता होगा? यस नो? डेफिनेटली वही लोग ले रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ले रहे हैं? मैं एक चीज बताता हूं। जैसे हमको 10 ग्राम चीनी खानी है। कितनी? 10 ग्राम हमको चीनी खानी है, और उस चीनी की हमको आदत है, भाई चीनी तो साहब, चीनी के बिना मेरा काम नहीं चलता, चीनी से साहब मेरे को मजा आता है, और उस चीनी को डाल दिया हमने 10 किलो कचरे के डब्बे में। अब कंडीशन तो हो गई है कि अगर आपको चीनी खानी है 10 ग्राम, तो ये कचरे के अंदर है, आप खा लो साहब। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे के अंदर जो निकोटीन, प्योर निकोटीन है, वो नुकसान नहीं करती। उसके अंदर जो 500-700 तरीके के कार्सिनोजेंस हैं और लगभग 6-7 हज़ार टाइप के केमिकल्स हैं, वो हमारे शरीर का नुकसान कर रहे हैं। और ये हमारे देश में 80% कैंसरों का पीछे जो वजह है वो है टोबैको प्रोडक्ट्स। इसलिए सरकार ने काफी सख्ती की हुई है इस पर। तो अगर हम ये टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, जो केमिकल्स है इतने सारे, कितने केमिकल्स हैं? लगभग 6-7 हज़ार टाइप के केमिकल्स हैं। उनमें से 600-700 हैं जो कार्सिनोजन है, यानी जो कैंसर कर सकते हैं। वो केमिकल्स हम निकोटीन के साथ ले रहे हैं। चाहिए निकोटीन, दिमाग को चाहिए निकोटीन, लेकिन वो मजबूरी में लेना पड़ रहा है। तो बॉडी के अंदर जाके हमारे जीन को, हमारे सेल को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण। सेकंड, हमारी लाइफ स्टाइल में हमारा सब कुछ आ गया। हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि पहले हम पैदल बहुत चला करते थे, अब बाहर निकलते ही बाइक होती है, कार होती है, तो यानी शारीरिक श्रम अब हमारे जीवन में से बहुत कम होता जा रहा है। और खान पान हमारा बहुत बिगड़ता जा रहा है। आज से 30 साल पहले घरों में शायद महीने में 1 आध बार मिठाई खाया करते थे हम लोग। आज घरों में हमेशा मिठाई रहती है, डेली मिठाई खाई जाती है। 40 साल पहले कचौरी समोसे कभी कोई शादी ब्याह फंक्शन में कभी खाया करते थे। आज लोग ऐसे भी हैं जो डेली कचौरी समोसे और ये जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तो ये सब जो जंक फूड है, जंक फूड जानते हो, मोबाइल सब यूज करते हो, उसके अंदर जंक फाइल्स आ जाती हैं, देखी होंगी। जंक फाइल्स क्या करती हैं? कोई काम की नहीं होती, यूजलेस होती हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, आपकी स्पीड को स्लो करती हैं, वो उनको जल्दी से जल्दी डिलीट करना होता है। वैसे ही हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जंक फूड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। जंक फूड हमारे शरीर का वजन बढ़ा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, बीपी बढ़ा रहे हैं, शुगर बढ़ा रहे हैं, और शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? जीभ की वजह से। क्योंकि हम लोग इस बॉडी के अंदर, हमारे अंदर लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ट्रिलियंस क्या होता है? बिलियन इंटू बिलियन इज ट्रिलियन, यानी 10,000 करोड़। तो 50 ट्रिलियन सेल्स के लिए जो चाहिए वो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हमारी जीभ के लिए क्या चाहिए उसके लिए हम सोच रहे हैं। यस नो? मैक्सिमम टाइम यही होता है, हम जीभ के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, मजे के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए हम लोग नहीं खा रहे। तो जंक फूड ने हमारे शरीर को ऐसा कर दिया है कि उसके अंदर कैंसर की संभावना बढ़ गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम की कमी, और ये जंक फूड की अधिकता। तीसरा, हमारे खाने में आजकल केमिकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं भी बोलता हूं कि भाई घर में अगर बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, कोई भी सब्जी आपकी आई हुई है, तो आप 100% श्योर किस चीज के लिए कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होगा? कह सकते हैं या? डेफिनेटली नहीं कह सकते हम। लेकिन बहुत सारी चीजें जो अनअवॉइडेबल हैं, उनको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अपने घर में कोई किचन गार्डन बना लें, छत पे कोई किचन गार्डन बना लें, वहाँ पे अपनी सब्जियां उगाएं, ऑर्गेनिक सब्जी उगाएं, ऑर्गेनिक खेती अपने कुछ रखें, अपने स्पेयर करके, भाई ठीक है, पालक है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, ये चीज़ तो कम से कम वो खाएं। क्योंकि उनके अंदर, उनके जो फास्ट ग्रोथ वाली सब्जियों में केमिकल्स ज़्यादा डाले जाते हैं। सीजनल सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर केमिकल्स की संभावना कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल बना हुआ है कि जिस टाइम कोई चीज़ नहीं मिलती है, शादी में वो होगी तभी मजा आएगा। अभी भिंडी का सीजन नहीं है, उस दिन भिंडी बना दी, वाह यार मजा आ गया उस शादी में।
गोभी थी नहीं, गोभी कहीं मार्केट में नहीं थी, लेकिन उस शादी में गोभी की सब्जी थी। स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है हमने, हाउ मोरन वी आर। तो खान पान, लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड, मैंने आज सुबह बात की थी, मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट दोस्त हैं, मैंने कहा भाई स्ट्रेस का क्या रोल है, क्या डागोर अभी तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल उभर के आ रहा है। कैसे परसेंटेज की, परसेंटेज तो एक्चुअली बता नहीं सकते, क्योंकि आजकल स्ट्रेस ऐसा है कि लगभग हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत चल रहा है, और उसका कोई पैरामीटर भी नहीं है। शुगर को तो फटाक से हम चेक करते हैं और पता चल जाता है शुगर तेरी 80 है, 82 है, 85 है। स्ट्रेस लेवल का कोई मीटर भी नहीं है। ब्रेन के अंदर क्या स्ट्रेस चल रहा है कोई मीटर नहीं है। हो सकता है अंदर बहुत स्ट्रेस हो, बाहर किसी को पता ही नहीं चलने दे। बहुत स्मार्ट हो गए हम, बहुत दोगले, तीगले, चौगले, पांचगुले हो चुके हैं हम, अंदर है उसको बाहर हम दिखने नहीं देते हैं। तो स्मार्टनेस नहीं, कहीं ना कहीं एक गड़बड़ होती जा रही है जिंदगी साथ। तो जिस चीज का मैं स्पेशलिस्ट हूं, मैंने बहुत अध्ययन किया है इसमें। तो स्ट्रेस से क्या होता है, कैसे होता है। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? ओके। पहली बात तो स्ट्रेस होता क्या है, किसको होता है, कब होता है, क्यों होता है। बहुत लंबा टॉपिक है, 4 घंटे बोल सकता हूं। स्ट्रेस के पीछे हमारे खासकर मानसिक तनाव होता है, और मानसिक तनाव होता है ज्यादातर हमारे नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाओं की वजह से। विचारों की बात रही तो विचार सबके अंदर सब तरीके के हैं। जो विचारधारा मेरे अंदर है, जो विचार मेरे अंदर है, वो सबके अंदर होंगे कुछ न कुछ मात्रा में। या जो विचार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिमाग के अंदर है, वो सभी विचार, वो सभी तरह की सोच मेरे अंदर भी होंगे। नकारात्मक भावनाओं में जो खासकर है वो है डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, हेट, नफरत। सब जानते होंगे, इनके बारे में नाम सुना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, कितना टाइम? तो आपने सुना होगा कि हमारे जो मन की शक्ति है वो ज्यादातर हमारे अंतर मन के अंदर है। सुना होगा शायद सबने। अप्रोक्सीमेट अगर हम बताएं तो हमारा जीवन लगभग 95 से 98% चलता है हमारे अंतर्मन से, अनकॉन्शियस से या सबकॉन्शियस से। अभी अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है शायद आप नहीं जानो। अनकॉन्शियस मीन्स जो हमारे कॉन्शियसनेस से परे है, यानी हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी हमारी चेतना से परे है। अब जैसे ये है, ये कॉन्शियसनेस में, इसको मैंने टच किया और मेरे को पता लगा कि हाँ यार थोड़ा रफ सा है और प्लास्टिक का सा लग रहा है। या मैंने टच किया कि यार हाँ ये ठंडा है। तो ये मेरी 5 सेंसेस जिसको परसीव कर सकती हैं, यानी मेरी जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इसको परसीव कर सकती हैं, असेस करती हैं और इवेल्युएट करती हैं, जज करती हैं। यानी ये मेरी कॉन्शियसनेस के दायरे में है। मेरी कॉन्शियसनेस के दायरे में है वो दीवार। उस दीवार के पीछे क्या है मेरे को नहीं पता। यस नो? मेरे कॉन्शियसनेस के दायरे में है कि तुम सब इंसान हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। मेरी कॉन्शियसनेस के दायरे में है इसकी पैंट की जेब में क्या है मेरे को नहीं पता। वैसे ही 95 to 98% एक्टिविटी हमारे जो शरीर की है वो अनकॉन्शियस के द्वारा कंट्रोल होती है। अनकॉन्शियस, जैसे कि हमारी बॉडी में कहां पे कितना ब्लड भेजना है, हमारी इच्छा से थोड़ी हो रहा है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, वो ऑटोमेटिक मोड है। हमारी ऑक्सीजन कहां कितनी भेजनी है, किस टाइम पे कहां ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पूरी तरह अनकॉन्शियस से कंट्रोल है, ऑटोमेटिक है। हमारी पल्स कब कितनी बढ़नी है, हमारा रेस्पिरेशन कब कितना फास्ट होना है, हमारे कौन सी सेल को डैमेज करना है, कौन सी को नहीं बनाना है, हमारा डाइजेशन कैसे होना है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो भी है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कहाँ पे कितनी सप्लाई भेजनी है, ये सब कहाँ हो रहा है? वो तो बॉडी के अंदर है, लेकिन क्या हमको पता है उसका? पता है क्या? अब जैसे मैंने सांस ली, अभी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ गई, उसमें से कितनी परसेंटेज कहाँ गई मेरे को पता है क्या? आपको पता है किसी को? नहीं। तो सारी एक्टिविटी अनकॉन्शियस से कंट्रोल हो रही है। 2 सिस्टम होते हैं हमारे ब्रेन के, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 पार्ट में होता है, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक।
पढ़ा होगा शायद, 10वीं तक ही आ जाता है। यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यानी जो आपकी वॉल्यूशन के कंट्रोल में है वो, और जो आपकी वॉल्यूशन यानी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है वो। तो जो आपकी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, कई बार होता है ना, हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है। होता है सबके साथ। कई बार मूड वैसे ही खराब होने लगता है, पता नहीं चलता, तो कुछ न कुछ दिमाग के अंदर अंतर्मन में चल रहा होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यानी अनैच्छिक तंत्र का तंत्र, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अनुकंपी, एक परानुकंपी। ये समझ लेना, जीवन में बहुत काम आने वाली है। डॉक्टर लोग भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं करता था आज से 5 साल पहले, मैं आज करता हूं। मेरी पल्स कभी 100 रहा करती थी, बीपी मेरा कभी 180 रहा करता था। आज मेरी पल्स रहती है 40 से 50 तक, मेरा बीपी रहता है 110 से 20 तक। मैं 3 तरह की दवाई लेता था, आज एक भी दवाई नहीं ले रहा हूं। पिछले लगभग 3.5-4 साल से मैंने एक भी गोली नहीं ली है। जस्ट बाय कंट्रोलिंग माई अनकॉन्शियस, जस्ट कंट्रोलिंग माई अनैच्छिक कंट्रोल, जो बॉडी इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो मेरा था उसको मैंने अपने कंट्रोल में लेने लगा हूं। पूरी तरह कंट्रोल में तो जीवन में नहीं आने वाला, लेकिन उसको कंट्रोल में लेने लगा हूं। ओके, हम पढ़ते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। मैं पढ़ के उसको गुनने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 सिस्टम होते हैं अनैच्छिक तंत्र का तंत्र के, एक तो अनुकंपी, एक परानुकंपी, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब होता है फाइट और फ्लाइट, पढ़ा होगा शायद, मारो या भागो, या तो लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। और ये हम तभी करते हैं जब हम परेशान हो, जब हम तनाव में हो, जब हम डरे हुए हो, जब हम चिंता में हो, जब हम गुस्सा में हो, जब किसी से बदला लेना हो, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, क्या होता है भाइयों? जब हम डर रहे होते हैं, गुस्सा में होते हैं, तो हमारी पल्स कैसी होती है? बढ़ जाती है। बीपी कैसा होता है? हाई हो जाता है। सांस कैसी चलने लगती है? तेज तेज, जल्दी जल्दी, और बहुत उथली उथली, गहरी सांस नहीं लेते हम लोग। और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कौन से अंगों में ज्यादा हो जाता होगा? ये थोड़ा बायोलॉजी का सवाल है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारी मांसपेशियों में ज्यादा आता होगा, या हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं जैसे लिवर हुआ, किडनी हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, जेनिटल्स हुए, उनमें ज्यादा जाता होगा? अरे भागने के लिए ब्लड कहां पे ज्यादा चाहिए, आंख में या मांसपेशियों में? डेफिनेटली हमारा ब्लड इंटेस्टाइन या हमारे इंटरनल ऑर्गन से बाईपास होकर मांसपेशियों की तरफ ज्यादा आने लग जाता है। देखा होगा ना, हाथ कांपने लगते हैं और फड़फड़ाने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। और एक चीज और बताता हूं आपको, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज तो होता है उस टाइम, लेकिन वो मिडिल एरिया में होता है, फ्रंटल एरिया में नहीं होता। देखा होगा कई बार टेंशन में होते हैं तो सब भूल जाते हैं, अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा, माथा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे हाथ लेके आते हैं सब। तो फ्रंटल लोब जो हमारे इंटेलेक्ट का सेंटर है, जो हमारी मेमोरी को रिवाइव करने का सेंटर है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। मेमोरी को रिवाइव करने वाला सेंटर है, वहां पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, और ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिशन कम मिलेगा और वो वीक होएगा। और कई बार वो आधा घंटे के लिए, भाई मेरा सुन्न हो गया, भाई मेरा दिमाग, मेरा माथा काम नहीं कर रहा, भाई मैं थोड़ा रिलैक्स